वेलकम इमरान एंड वेलकम पार्थो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, हेलो। सब हेलो। खैरियत। हेलो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक नई फिल्म आ रही है जो कि एक फैमिली स्टोरी है, अबाउट अ फैमिली। और उसमें जो है हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो पार्थो घोष हैं, उसके साथ जो है जो हीरो भाई हैं हमारे वो इमरान ए खान हैं। दोनों फ्रेश टैलेंट हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, मालूम करते हैं कि ये इनकी फिल्म के किस बारे में है, मतलब क्या है उसमें खास बात जो हमें देखनी चाहिए। और दूसरे, इन दोनों का सफ़र जो है वो कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, किन रास्तों से गुजरना पड़ा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सफ़र रहेगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इमरान से और फिर हम जाएंगे पार्थिव की तरफ। जी इमरान, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ये सारा सफ़र शुरू हुआ। जी, बेसिकली एक स्टोरी भी मेरी थी, तो मैंने उसको लिखा और कुछ लाइक माइंडेड लोग मिले और डिस्कशन शुरू हुए। वहाँ से पता चला कि यार ये कहानी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, कितना हम्म, पोटेंशियल है स्टोरी में। लकीली क्रिएटिविटी के साथ कुछ फाइनेंशियल हेल्प थी। हमारे जो प्रोड्यूसर थे अमित दुबे, उन्होंने यूज लाइक अ ओल्डर ब्रदर टू अस, तो उन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते थे किया। और फिर कलेक्टिवली हम सब लोग बैठे, टीम बनी। अम, अच्छा डायरेक्टर, अच्छे राइटर्स, अच्छे क्रू, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, इन सब लोगों के साथ जब हम लोग ने बैठना शुरू किया तो हम्म, फाइनली एक अपने प्रोडक्ट बोले हैं, फिल्म बोले हैं, अ, ये बनकर निकला है जो लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी रिलीज इन इंडिया 5 या अगस्त को। सो हमारे लिए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नाइस, कांग्रेचुलेशंस। और किस पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ये? ये एमएक्स प्लेयर है, हमें इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग, मोस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड, आपको सिर्फ अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना है एक्सेलेंट। और आप इसको फ्री देख सकते हैं। तो हमारा बेसिक मोटिव यही था कि लोगों को सब्सक्रिप्शन चार्ज के लिए प्रेशराइज ना किया जाए कि आप ये सब्सक्राइब करें। सो वी चोज एमएक्स प्लेयर। तो उसमें एडवर्टाइजिंग होती है, सॉरी। एड्स होते हैं? या बट इट्स लाइक आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपका नहीं, एप्लीकेशन में सारा एड्स होते हैं या सिर्फ आप देख सकते हैं फ्री में भी? एड्स होते हैं। एड्स हैं उस पर, कमर्शियल्स हैं। दैट्स व्हाई दैट्स हाउ दे जनरेट मैनेज रेवेन्यू। किया, या बिल्कुल सही है। सो एड्स आपको मिलते हैं, बट बॉदर ज्यादा नहीं करते, मतलब इट्स नॉट लाइक बहुत डिफिकल्ट टू वॉच है। हम्म, अरे जबरदस्त। तो हम जाते हैं अब पार्थो की तरफ। पार्थो, क्या हाल है बेटा? आज स्कूल नहीं गए? बढ़िया। हैं? नहीं, स्कूल ये छोड़े क्या काम अरसा शुरू हो कर गया दिया मुझे। छोटी सी उम्र में, जो है ये फिल्मों फिल्मों में म्यूजिक दे रहे हो, गाने गा रहे हो, क्या हो रहा है ये? सर, अभी आप मुझे 2 दिन पहले तक देखते तो शायद ये बात नहीं कहते, क्योंकि 2 दिन पहले तक मेरी दाढ़ी थी। अभी मैंने अच्छा एक इवेंट के लिए मैंने अपनी दाढ़ी हटा ली, तो शायद मैं इस वजह से यंग लग रहा हूँ। हम्म, और स्कूल छोड़े तो अरसा हो गया। अच्छा हो गया। हाँ। स्कूल स्कूल पर कंप्लीट किया था या पर ड्रॉप आउट सीखना किया था? जारी है। हाँ जी। नहीं, कंप्लीट किया था स्कूल या ड्रॉप आउट किया था? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट किया था। उसके बाद इंजीनियरिंग भी की थी, और वेरी, इंजीनियरिंग में ओह भी वाह, पढ़ा लिखा बच्चा हाँ है यार। सही हाँ, है। एकेडमिक्स में भी मैं अच्छा था। अच्छा, ये बताओ कि अभी जो आपने काम किया है इस फिल्म में, हाँ फिल्म का जी। नाम भी बताइए प्लीज, और ये बताएं कि आपने सारे गाने इसके कंपोज किए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है, क्या किया आपने? हाँ जी सर, फिल्म का नाम, जैसे इमरान भाई ने बताया है, फिल्म का नाम है फैमिली फर्स्ट। हम्म, भारत में एमएक्स प्लेयर पर आप देख सकते हैं। और फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात करूं, मैंने इसका म्यूज़िक डायरेक्शन किया है। इसके हम्म, अलावा इसका बैकग्राउंड स्कोर और फोलियो साउंड डिज़ाइन वगैरह मैंने किया है। अच्छा। और इस फिल्म में बेसिकली 3 गाने हैं जो कि फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। हम्म, तो कारवां ज़िंदगी एक गाना जो है पहला, वो मैंने लिखा है और मैंने गाया है, मैंने ही कंपोज किया है। वो टोटल मेरा प्रोडक्शन है। हम्म, इसके अलावा बन जाने दे एक गाना है जो गिरीश कांत जी ने लिखा है। और वो इस फिल्म में भी हैं, जुमरू का कैरेक्टर कर रहे हैं, आई गेस। और तीसरा गाना जो है वो मेरे सबसे करीब है, क्योंकि हमारे शहर के जाने माने मरहूम गज़ल गायक स्वर्गीय श्री के जी श्रीवास्तव जी की कंपोजिशन है। और
गजल है, गजल के बोल हैं, यहाँ से अब कहीं ले चल ख़याले यार मुझे। ये मेरे भाई, हाँ ये मेरे भाई यश ने गाया है, ही इज अ टेरिफिक सिंगर, उन्हीं का बेटा है। और मज़े की बात यह है कि जो फिल्म की कहानी है वो इस गाने के इर्द गिर्द, और मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ कारवां ज़िंदगी ना थमा है ना थमेगा, इस गाने पर के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। इसी के आसपास ये ताना बाना बुना हुआ है। और मैं इमरान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हम साथ में बैठकर ये काम कर पाए। अच्छा। अरे नहीं, ही इज बीइंग वेरी मॉडेस्ट। अगर हमारे पास बजट भी होता तो भी पार्थ घोष हमारी फर्स्ट चॉइस होती, ऐसा नहीं है। सही है, जबरदस्त है। तो आपका ताल्लुक जो है इमरान बेसिकली फिल्मी फैमिली से है या बिल्कुल बाहर से हैं? अचानक ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज जो हमारे बेसिकली फैमिली का फेवरेट प्रोफेशन भी रहा है और पैशन भी रहा है। अच्छा। तो सारे लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो उस फैमिली से पता नहीं एक आर्टिस्ट और ये राइटर कहाँ से मतलब ख्याल दिल में आया और शुरू कर दिया। तो मेहनत करते करते 10-12 साल तो हो चुके हैं और बस चीज़ें चल रही हैं। और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, ऐसा नहीं है कि वो इस फील्ड से नहीं है तो सपोर्ट नहीं किया। मेरे फादर को ये फिल्म बहुत पसंद आई, मम्मी को बहुत पसंद आई, मेरे रिलेटिव हैं उनको बहुत पसंद आई, मेरे दोस्त हैं उनकी मम्मी, उनकी फैमिली, आई मीन लाइक ये फैमिली फिल्म थी। तो मुझे ये भी कहीं कहीं लग रहा था कि पता नहीं फैमिलीज को कैसी लगेगी, क्योंकि इतना सिनेमा बढ़ चुका है, इतना टैलेंट आ चुका है कि आपको हर 2 दिन में एक नई और एक बहुत अच्छी फिल्म देखने मिलती है। तो उन फिल्मों के बीच में अपनी फिल्म का एक स्पेस बनाना और बड़ा चैलेंजिंग था, बट आई एम ग्लैड कि लोगों को पसंद आया। आई होप यू। और चलें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बातचीत में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल जो बॉलीवुड के खिलाफ बहुत एक वो चल रहा है, हैशटैग चल रहा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड, उसके बारे में आप दोनों की अपनी अपनी राय क्या है? हम एक के बाद एक पूछते हैं। तो बातों चलें, पहले आप बता दीजिए कि क्या समझते हैं आप कि ये क्या इसकी वजह है और ये क्यों हो रहा है इस तरह से? सर जहाँ तक ये बॉयकॉट का सवाल है, मैं समझता हूँ ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी को कोई मूवी देखना ना देखना, कोई किसी आर्टिस्ट का काम पसंद करना ना करना और उसको पूरी तरह से अस्वीकार करना या रिजेक्ट कर देना, ये सब सब्जेक्टिव है। इसमें किसका कौन क्या सोचता है और किस आइडिया को लेकर या किस आइडियोलॉजी को लेकर उस चीज़ को परसीव कर रहा है, ये टोटली सब्जेक्टिव है। पर ये बात भी ज़रूर है कि एक जो आर्ट निकल कर आता है वो किसी एक आर्टिस्ट की मेहनत नहीं होती है, उसमें कई आर्टिस्ट लगे रहते हैं, तैयार करते हैं। हाँ, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात ज़रूर है कि हमको उन आर्टिस्ट के साथ भी न्याय करना चाहिए, उनके साथ भी इंसाफ करना चाहिए। बट अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। वही बात है फिर से वही कि सब्जेक्टिव है। लोगों को देखना ना देखना, बॉयकॉट करना या उसको अपने अंदर उसको आत्मसात कर लेना, ये सब सब्जेक्टिव है। लेकिन बात तो मुझे लग रहा है तुम सेफ प्ले कर रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हम लोग दुनिया में कहीं भी रहते हैं, ठीक है, और दुनिया में हर जगह फिल्में बनती हैं और फिल्में रिलीज होती हैं, दुनिया भर की फिल्में रिलीज होती हैं। अगर हमें कोई फिल्म नहीं देखनी, हम नहीं देखते, हम जाके ट्विटर पे शो नहीं करते कि बॉयकॉट दिस फिल्म और दैट फिल्म, राइट? तो इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा संजीदा मुझे लगता है कि कोई चीज है, कोई थॉट प्रोसेस है जिसके तहत ये हो रहा है। वरना अगर आपको नहीं देखनी फिल्म ना देखें, अगर आपको लाल सिंह चड्ढा नहीं देखनी है डोंट वॉच इट। अगर आपको ये जो अभी आई थी इनकी अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, आपको नहीं देखनी है, उसको भी लोग कह रहे थे कि हम बॉयकॉट करेंगे। या अभी वो ऋतिक रोशन की फिल्म आ रही है, उसको लोग कह रहे हैं ये तो एक लग रहा है कि एक मूवमेंट चल रही है अगेंस्ट बॉलीवुड। तो क्या वजह है, क्या हो सकता है आपके साथ? मुझे लगता है कुछ रिलीजियस रीजंस हैं इसके पीछे, कुछ पॉलिटिकल एजेंडास हैं, और कुछ लोगों का रोष भी है, कुछ लोगों का गुस्सा भी है, जिसको
ये कह पाना कि ये जायज़ है कि नहीं, ये मैं समझता नहीं हूँ कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं उसको जायज़ या नाजायज़ ठहरा पाऊँ। बट मुझे लगता है कि ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। देखते हैं गोल्डन डेज वापस बॉलीवुड के वापस आएंगे। अभी तो मेरे ख्याल से सिर्फ बॉयकॉट ही बॉलीवुड के लिए एक मुद्दा नहीं है। अभी जिस तरह से साउथ इंडिया की मूवी बॉलीवुड को चैलेंज कर रही है, हाँ, तो मुझे लगता है बॉयकॉट से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि क्योंकि साउथ का कंटेंट इतना भारी पड़ रहा है हमारे बॉलीवुड पर कि एक तरह से वो एक थ्रेट बनकर सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बॉयकॉट तो आज हो रहा है, कल नहीं होगा, कल कोई दूसरा काम आएगा। देखिए लोग बहुत कनेक्ट करते हैं खुद को आर्टिस्ट के साथ। जैसे अभी आमिर जी को बॉयकॉट किया मूवी के लिए, पर ये वही लोग हैं जिन्होंने आमिर साहब को आज आमिर साहब बनाया, इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया। हाँ, तो लोग, मैं कहूँगा कि लोग बड़े मासूम होते हैं इस चीज़ को परसीव करने में कि वो खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आज जिस काम के लिए उनको बॉयकॉट किया जा रहा है, कल कोई वो नया काम लेकर आए और लोग उनको पसंद करें, लोग उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। तो ये समय का चक्कर है, कभी ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, थैंक यू। जी इमरान, आपकी क्या राय है? आपसे मैं दो तरह से, आपके पास दो ऑप्शन हैं इन सवाल के। एक तो आप ये बताइए कि एज अ व्यूअर, एज अ फैन, एज अ मूवी बफ, आप किस तरह से समझते हैं इस बॉयकॉट वाले सिलसिले को, और दूसरा एज एन एक्टर। सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि फिल्में ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं। आमिर खान ने अपने लिए लाल सिंह चड्ढा नहीं बनाई है, या अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज अपने लिए नहीं बनाई है। उन्होंने भी दिन रात एक पूरे क्रू के साथ मेहनत करके अपना पैसा लगाकर, बिकॉज ये प्राइवेट एंटिटीज हैं, ये कोई गवर्नमेंट फंडेड फिल्म्स नहीं है जहां पर लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। वेरी गुड। तो लाल सिंह चड्ढा का पॉइंट ये था कि 50 रुपीज से लेकर 500 रुपीज का टिकट है, आप जाकर देखें, नहीं पसंद है मत देखिए, आप बाहर निकल कर क्रिटिसाइज करिए। फिल्म अच्छी बुरी आपके लिए बनी है। आमिर खान ने 2 साल मेहनत की हो, 4 साल मेहनत की हो, अक्षय कुमार ने की हो, ऋतिक रोशन, कोई भी मेहनत करता। हमने भी छोटी फिल्म बनाई लेकिन हमने मेहनत की। तो हमारी फिल्म देखिए, फिर बुरा बोलिए जितना बुरा बोलिए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये कोई शादी की डीवीडी नहीं है जहाँ पर रिलेटिव्स बैठकर आपस में देखना चाहते। दिस इज फॉर पब्लिक डोमेन। आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट क्यों किया? आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रीजन नहीं है। जस्ट बिकॉज लोग रिजेक्ट बॉयकॉट का हैशटैग चला रहे हैं तो आप भी उस भीड़ का पार्ट हो गए। तो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट तो आपके लिए बन रहा है, एक डांस परफॉर्मेंस, एक पेंटिंग तो आपके लिए बन रही है। सर, इसमें मैं एक बात मेरे जहन में आ रही है, मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे जो लगता है ये बॉयकॉट को लेकर, आमिर साहब की ये फिल्म जो आई है, लाल सिंह चड्ढा का ही सिर्फ विरोध नहीं है, कुछ प्रीवियस सेंटिमेंट्स हैं जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं आमिर जी के साथ। जैसे पीके फिल्म में उन्होंने कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि सी एज एन आर्टिस्ट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही एक समाज को बनाता है और उसके पास एक चाबी होती है समाज को बनाने की या बिगाड़ने की, या उसको कुछ भी चीज दिखाने की या ना दिखाने की। तो लोगों ने उसको जिस तरह से परसीव किया, लोगों ने जिस तरह से उससे हर्ट हुए, सेंटिमेंट्स लोगों के ब्रेक हुए कुछ, तो उसका मुझे लगता है उसका खामियाजा अभी इनको इस मूवी में भुगतना पड़ रहा है। यार पर तो मुझे एक सवाल आपसे करना है। हाँ जी सर, आप भी चाहें तो उसको जवाब दे सकते हैं। जिस जमाने में ये फिल्म रिलीज हुई थी, मैं बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, इंडियन फ्रेंड्स हैं जो इंडिया से उनका ताल्लुक है, वो उनसे जब बात की जाती थी वो कहते थे नहीं, हमें एतराज़ इस बात पे है कि आमिर खान जो है वो एक मुस्लिम एक्टर है, उसने ये रोल क्यों प्ले किया। अगर ये अक्षय कुमार करता या कोई भी दूसरा एक्टर करता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा उसमें सवाल ये भी नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं काम करता। उसमें सवाल ये है कि फिर उस फिल्म में इतने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कैसे कमा लिए जब लोगों को पसंद था। उस वक्त आपको उस फिल्म का बॉयकॉट करना चाहिए था, क्या ख्याल है? सर एक्चुअली बहुत इसका इंटरेस्टिंग, अगर आप पिछला बैकग्राउंड चेक करें तो
लास्ट 17 फिल्म जो बॉलीवुड के रिलीज हुई, आमिर खान की तो सिर्फ एक फिल्म है, रणबीर कपूर की शमशेरा फ्लॉप हुई है, उसके पहले पृथ्वीराज सबकी लाइन से हुई है, लाइन से हुई है, सिर्फ अनीस बज्मी सर इसका के मुझे लगता है रिलीजियस हो जाएगा। या अनीस बज्मी सर की जो भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन के साथ थी, सिर्फ वो सुपर हिट हुई है। उसमें अगर देखिए आप एक प्रोपेगेंडा सेट करके एक चश्मे से देखना चाहें तो सिर्फ आमिर खान दिख रहे हैं, लेकिन उससे बड़े बजट की फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही होता है कि ये जो चेरी ऑन टॉप वाला किस्सा हो जाता है, यही बेसिक थ्रेट है इस वक्त बॉलीवुड के लिए, कि आपकी जो बैकग्राउंड में आपने देखा कि जो बाकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, आपने वो छोड़कर सारा लाइमलाइट डाल दिया लाल सिंह चड्ढा पर। आप शमशेरा इतनी मैंने फिल्म देखी, मैं थिएटर में गया, मुझे वो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाया। क्यों वो स्टोरी की डिमांड थी, रणबीर कपूर को क्यों कास्ट किया गया, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह। मैंने भूल भुलैया 2 देखी, मैं एंटरटेन हुआ, मुझे अच्छी लगी, वेरी एंटरटेनिंग है, मैंने एंजॉय किया। आप फिल्म पर फोकस करें। पार्थो एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो जानते हैं कि 10 गाने बनते हैं, एक गाना चलता है, अगर एक गाना अच्छा होगा वही चलेगा। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में बना लें, आप किसी भी छोटे म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान से बना लें। A.R. रहमान साहब के भी बहुत अनसक्सेसफुल ट्रैक्स रहे हैं और फेलियर्स, और ये सबने देखा, ये फील्ड ही ऐसी है सर, इसमें सबने देखा। शाहरुख खान से पहले बॉलीवुड की इससे भी खराब हालत थी, जो आज बॉयकॉट कर। ऋषि कपूर का डाउनफॉल चल रहा था, बड़े बड़े एक्टर्स थे, वो अपने 50s में आ गए थे, लेट 50s में भी काम करते थे, फिर एक बहुत बड़ा गैप आया, देन इमरजेंस ऑफ शाहरुख खान, उसके बाद बॉलीवुड का पूरा कमबैक हुआ। तो मैं इसको इतना बड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसको इतना बड़ा नहीं मानता। हाँ, दिस इज जस्ट अ फेज, ये गुजर जाएगा। आप देखेंगे इसी बॉलीवुड से न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स निकलेंगे, न्यू ब्रीड ऑडियंस निकलेगी, क्योंकि जो हो सकता है आमिर से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो, लेकिन जब एक बाकी को क्या होगा, हाँ, जो 16 साल का बच्चा अपना टिकट पॉकेट मनी से एक टिकट खरीदने जाता है, उसको सेंटिमेंट से कोई लेना नहीं, वो जाता है एंटरटेनमेंट। सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। आई एग्री समवट, क्योंकि ये एक स्नोबॉल इफेक्ट भी है मेरे ख्याल में। हाँ जी, बिल्कुल है। पहले वो चल रहा था कि सब लोग, ये बॉलीवुड वाले जो हैं, वो अपने ही लोगों को, फैमिलीज को और फ्रेंड्स को चांस देते हैं। फिर उसके बाद चला कि वो एक एक्टर जिनका मर्डर हो गया था मिस्टीरियसली, उसके ऊपर बहुत चलता रहा सिलसिला। हाँ। मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें जमा होकर एक साथ ब्लो अप हो गई हैं। हाँ, और मैं समझता नहीं है कि इसमें मजहब का कोई ऐसा रोल है, मतलब आर्टिस्ट की मजहब का, कि क्योंकि देखिए आमिर साहब ने इससे पहले दंगल की थी, मेरे हिसाब से बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है, 3 इडियट्स की है। तो जब आमिर साहब अभी भी आमिर साहब ही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आमिर जी से तकलीफ है, बल्कि उनके पुराने कंटेंट से हो सकती है। और मेरे ख्याल से ये रिलीजन का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि हम अगर अपनी हिस्ट्री की बुक उठाकर देखें, हम अपने पास्ट में जाएं, तो आज कितने भजन हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं, तो खयाम साहब ने उनकी धुनें बनाई हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है। देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ और मैं ये फील भी करता हूँ कि ये सब बंधनों से परे है। इट इज़ बियॉन्ड एनी लिमिटेशन। जब मैं गाऊंगा या जब मैं बात करूंगा तो मेरा मजहब क्या है ये सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा। मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, क्या हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं क्या काम कर रहा हूँ लोगों को वो दिखेगा, और आई थिंक इट शुड बी केप्ट दैट वे। और ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा, एक बात कही जाती है, हम इस टॉपिक पे एक लास्ट बात कर लेते हैं कि लोग कह रहे हैं कि टॉलरेंस जो है वो लोगों में कम हो गई है। जिस तरह पहले बहुत सारी चीजें आप कमेंट्री करते थे, सोशल कमेंट्री करते थे फिल्मों में, अपने किसी भी आर्ट फॉर्म के अंदर, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते थे या कहते थे नहीं, समझ में नहीं आया। लेकिन अब जो है, अगर वो नहीं समझ में आया तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है उसका। बिल्कुल सही है। तो ये टॉलरेंस ज्यादा मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट को 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ती है, ऐसे मुझे लगता है कि किसी भी स्टार को अपने पीक ऑफ द करियर के बाद वो एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। एंड देयर इज अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर स्टार्स लाइक अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, क्योंकि
50s के बाद भी दे आर वर्किंग सो हार्ड लाइक यंग गाइस, दे आर कम्पीटिंग विथ They are टैलेंट, actually, और वो रीइन्वेंट करने में अभी भी उतने ही पैशन से काम करते हैं। absolutely. तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, क्योंकि उनसे हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में लोग जानते और हैं बॉलीवुड की उनकी पूरी वजह से। दुनिया में लोग जानते हैं कि आपकी कंट्री से रणबीर कपूर हैं, आपकी कंट्री ऐसे से ही इंडिया का नाम रोशन है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने की जरूरत है, विच इज लाइक वो है सॉफ्ट, अपने लेवल पर सॉफ्ट है, बट मुझे लगता है कि थोड़े से जज्बाती हैं। इनकम्बेंसी का भी मजा, अपना मजा है, क्योंकि हम अगर आमिर खान को पुश नहीं करेंगे तो शायद वो इतने टैलेंटेड और इतने पोटेंशियल से भरे हुए हैं कि शायद वो हमें और कुछ नया दे सकते थे, और हमने उनको नहीं वो चांस दिया बाय नॉट पुशिंग हिम। तो शायद नेक्स्ट फिल्म से आमिर सरप्राइज करते हैं, नेक्स्ट से अक्षय कुमार आपको सरप्राइज करते हैं, यू नेवर नो। एब्सोल्युटली, आई एग्री। हम हौसला करके समुद्र में क्या उतरे, तूफान पल भर में कश्ती मिटा गया। जरा गौर फरमाइएगा शर्मा जी, हम हौसला करके समुद्र में क्या उतरे, तूफान पल भर में कश्ती मिटा गया। अरे मिटा गया तो मिटा गया, कुछ हमको बचे हुए तिनके मिले, ये लो हौसला फिर से आ गया। जब एक मिडिल क्लास बाप कर्ज में डूबता है ना, तो बस एक ही सवाल पूछता है, पता नहीं मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी। परेशानियां सिर्फ मरने के बाद खत्म होती हैं साला। आपके पिताजी बैंक डिफॉल्टर हैं, आपको स्टडी लोन नहीं मिला, तो उसमें कॉलेज की क्या गलती? जब पढ़ने की हैसियत नहीं थी तो यहाँ पर क्यों आए? बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? तो जब टूल इंजीनियरिंग यहाँ ब्लैक बोर्ड पर चल रही है, वहाँ शाइन को क्यों घूर रही हो फूल? नवीन का अभी कितना? 90,000। इतना सब कुछ उधार लेकर बैठा है, कौन सा इडियट है जो अपने पॉकेट से तेरे को पैसे देगा? ये शौरमा को अभी घर पर मिलता नहीं, फोन उठाता नहीं, एको आमी की करी। 26 तारीख याद है ना? पैसे वैसे की जुगाड़ हुई है अभी वही ठन गोपाल। जुगाड़? वो तो और पैसे लेने की जुगाड़ घूम रहा है। उसका बड़ा बेटा है ना वो नवीन, उसकी कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट चल रही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना शाहीन, तब तुम 10 साल की थी, पर देखते ही समझ गया था कि तुम वही लड़की हो जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। बन जाने दे या मिट जाने दे, तेरी मोहब्बत में रम जाने दे। सबको लगता है कि आप लोगों का पैसा खाकर शहर छोड़कर भाग जाएंगे। परसों तक का टाइम देता हूँ तुझे मैं, मुझे मेरा पूरा पैसा मेरे घर पर चाहिए। इस बार कोई पोपट की ना बेटा तो गुप्ता जी से पूछे बिना ही ये चाकू सीधा तेरे पेट में डाल दूंगा। तो जब फैमिली एक साथ मिलकर लड़ती है तो कहानियां खत्म नहीं, शुरू होती है। जी जनाब, तो अभी हमने आपका ट्रेलर देखा है इमरान, आपकी फिल्म का फैमिली फर्स्ट, और उम्मीद है जो लोग हमें देख रहे हैं शो को और एंजॉय भी कर रहे हैं, उनको भी ये ट्रेलर पसंद आ रहा होगा। तो थोड़ा सा वापस जाते हैं और फिल्म के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, और हल्की फुल्की और मज़ेदार बातें भी करते हैं। मैं जाऊँगा पार्थू के पास, और पार्थू आप ज़रा थोड़े से गुनगुना के सुना दें, मैंने सुना आप गाते बहुत से। बिल्कुल सर, मैं एक आपको छोटा सा पार्ट सुनाता हूँ एक गाने का। एक गाना, इसका ओपनिंग ट्रैक है, टाइटल जब चलते हैं, क्रेडिट्स चलते हैं, तब ये रोल होता है ये गाना। फलसफा है जीवन का, बड़ा साफ शब्दों में।
अजब सा है सफर तेरा, कभी खुशनुमा सा लगे, कभी धुआं सांसें हैं, जब तक सफर चलेगा। चलेगा तू चलेगा, पल रास्ता तेरा यही रहेगा, जाता हुआ पल भी यही कहेगा। कारवाएं जिंदगी न थमा है न थमेगा, कारवाएं जिंदगी न थमा है न थमेगा। हर लम्हा एक जवाब है, कभी सवाल है नया, कभी मर्ज़ला इलाज है, कभी दर्द की दवा, कभी है खुशी का तोहफा, कभी सिर्फ है उदासी, कभी जिंदगी की रौनक खोई है जरा सी। तू चल के जहाँ रोशनी है, हाँ चल के जहाँ रोशनी है। अजब सा है सफर तेरा, कभी खुशनुमा सा लगे, कभी धुआं सांसें हैं, जब तक सफर चलेगा। चलेगा तू चलेगा, पल रास्ता तेरा यही रहेगा, जाता हुआ पल भी यही कहेगा। कारवाएं जिंदगी न थमा है न थमेगा, कारवाएं जिंदगी न थमा है न थमेगा। परफेक्ट, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। और इसको सुन के लग रहा है कि आपकी फिल्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ रहा है। जी इमरान, थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में, और क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने ये सबको जमा किया और कैसे ये सारी कहानी आगे बढ़ी, थोड़ा सा हमें बिहाइंड द सीन। जी मतलब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शिव पाठक, और जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शुभम उपाध्याय, तो हम लोग काफी सालों से जुड़े हुए, और हमारा काफी पुराना दोस्ती बोले या प्रोफेशनल रिलेशनशिप बोले, तो हम लोग बहुत टाइम से चीजें प्लान कर रहे थे, और एड्स हम बनाते थे, टीवी कमर्शियल एड्स बनाना हमारा बेसिक काम था उस वक्त। तो हम लोगों को फिल्म बनानी थी, स्केल अप करना था, तो लेकिन चीजें हो नहीं रही थी। बट जब स्क्रिप्ट आई फैमिली फर्स्ट, तो सबका अग्रीमेंट हुआ कि हाँ यार ये कहानी को पिक कर सकते हैं, ये बड़ी इमोशनल स्टोरी है, लोगों से कनेक्ट करेगी। तो डायरेक्टर ने यस बोला, फिर क्रू आया, फिर कास्टिंग शुरू हुई, और फाइनेंस का जो मेजर इशू था वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, अमित जी ने। और फिर जब स्टोरी कंप्लीट हो गई तो हमें स्पेसेस देखे हमने कि म्यूजिक हमें बहुत अच्छा चाहिए था। तो मुझे लगा कि पार्थो से बेटर पर्सन कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि पार्थो के साथ भी हम पहले काम कर चुके थे और उनका पोटेंशियल हमें मालूम है। तो हम लोग बैठे, सिटिंग, म्यूजिक की सिटिंग हुई, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं। आप प्लीज अभी कभी आपको वक्त निकाल कर अगर आप सुने तो पूरा एल्बम बहुत खूबसूरत है। और तो धीरे धीरे चीजें यहाँ से शुरू हुई, और फिर लॉकडाउन आ गया। तो 2 साल के लिए हम लोग ऐसे हो गए कि अब कैसे होगा। एडिट पर फिल्म थी, लकीली पार्थो पूरा लॉकडाउन उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर करते करते निकाला, मेरे ख्याल से उनका पूरा एक बहुत बड़ा वक्त उसमें गया। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव सच अ टीम ऑफ सच टैलेंटेड पीपल, क्योंकि इतना अच्छा मिलता नहीं है आपको टीम वर्क देखने, जहाँ पर हर आदमी इतना टैलेंटेड अपने आप में है, और सिंगल हैंडेडली सब ने अपना काम बखूबी निभाया, चाहे वो सिंगर हो हमारा, या लिरिसिस्ट हो, या हमारा डायरेक्टर हो, या असिस्टेंट्स हो, या कोई भी पर्सन हो, एवरीबॉडी वाज स्पॉट ऑन। सब ने, एक्टर्स हमारे लाजवाब काम उन्होंने किया। जबरदस्त, ठीक है। और आपका थॉट प्रोसेस क्या था पार्थो, जब आप ये डिजाइन कर रहे थे म्यूजिक, जब आप कंपोज कर रहे थे,
क्या आप सोच रहे थे? आपके उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस था या स्टोरी सिर्फ पता थी आपको? कैसे किया आपने? जैसा इमरान भाई ने बताया, पहले हमारी रिगरस सिटिंग्स हुई एक्चुअली। इस मूवी के बारे में पहले बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी हम टेबल पर सब चीज़ों को लेकर आए कि किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। और कोई भी काम करने के पहले एक पर्सपेक्टिव जान लेना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर का। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश की और फिर म्यूज़िक पर धीरे धीरे डेवलप किया। कुछ ड्राफ्ट्स बनाए, कुछ इमरान भाई को सुनाए, तो उनको पसंद आया, उन्होंने अपनी टीम को सुनाया और फिर बात आगे बनी। और रही बात स्कोर करने की, तो कहानी खुद में इतनी मुकम्मल है मेरे ख्याल से कि वो उसका जो संगीत है, उसका जो स्कोर है, वो अपने आप ही निकल कर आ रहा था। जैसे आप एक सीन बाय सीन चीज़ों को देख रहे थे, तो हर सीन आपको कह रहा था कि मुझे इस तरह से डिज़ाइन किया जाए। तो मुझे याद है जब मैं इसको स्कोर कर रहा था, उस वक्त मुझे कोरोना हुआ था। तो आई वॉज कन्फाइंड टू माई स्टूडियो और मेरे पास रिसोर्सेज भी उस वक्त लॉकडाउन में आर्टिस्ट्स को कांटेक्ट कर पाना कठिन होता था। किसी सेशन आर्टिस्ट को बुला के रिकॉर्ड करना, या क्योंकि मुझे खुद कोरोना हो रखा था और गनीमत से मेरे घर पर ही मेरा सेटअप है, तो मैं अपने स्टूडियो में लॉक था। तो वो एक जो वक्फा था मेरा, जिस वक्त मुझे कोरोना हो रखा था, उस वक्त जहन में काफ़ी सारी चीज़ें बनती गई, क्योंकि मेरे दिमाग में एक मूवी को इतनी बार देख लिया, उसको इतनी बार एब्जॉर्ब कर लिया था कि चीज़ें होती रहीं और इमरान भाई वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड मी। तो बस बात करते गए, कहानी अपने आप में बनती गई और उसका म्यूज़िक भी मेरे ख्याल से कि वो अपने आप ही बनता चला गया। मुझे लगता है कि कुछ ऊपर वाले की दुआ थी, कुछ उसका करम था कि चीज़ें बनती चली गई, बाकी सबकी हेल्प और सबका आशीर्वाद। नाइस। अच्छा, अगर आपको मौका मिले एक फिल्म में काम करने का, तो आप किस फिल्म को चूज करेंगे? हिंदी फिल्म को, साउथ की फिल्म को, या पंजाब सिनेमा जो है वो बहुत आगे बढ़ा है तो पंजाबी फिल्म? आई थिंक हिंदी, एनी डे हिंदी। अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर्स इस वक्त टॉप 3 कौन से हैं? एक्टर्स ओके, ऑल टाइम फेवरेट, बट अब वो गुजर गए, इरफान खान सर थे। अभी पंकज त्रिपाठी सर हैं, पीयूष मिश्रा हैं, एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सो दीज आर माय टॉप 3 फेवरेट एक्टर्स। आपके नजदीक फिल्म में हीरो का रोल बेहतर होता है या एक कैरेक्टर एक्टर का रोल बेहतर होता है? क्या आपकी चॉइस होगी? मैंने ऐसी भी फिल्में देखी जिसमें बहुत 2 सीन के लिए एक एक्टर आया और अपना इम्पैक्ट छोड़कर चला गया। जैसे रन थी, जिसमें विजयराज का कैरेक्टर इतना हिट हुआ और अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला थे, तो उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल से सीन और एक्टर का पोटेंशियल डिपेंड करता है, नॉट द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर। आपको लगता है कि ये जो बात कही जाती है बॉलीवुड के लिए कि वहाँ सब अपने लोगों को फेवर करते हैं, ये सच है या नहीं? करना भी चाहिए। आपका अगर फैमिली का पर्सन है, मेरा दोस्त है, अगर आपको जेन्युइनली लगता है वो टैलेंटेड है, तो क्यों नहीं? पार्थो मेरा दोस्त है, जूनियर रहा है स्कूल में। अब कोई मुझसे ये बोले कि आपने पार्थो को क्यों चूज किया है और आपको किसी बाहर आउटसाइडर को लेना चाहिए, तो ये भी गलत। मेरे ख्याल से जो टैलेंटेड है उस बेसिस पर सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो आपका बेटा हो या आपका दुश्मन हो। आई थिंक फिल्म ऐसे नहीं बनती, फिल्म बनती है टैलेंट से। सही बात है। उसके बहुत सारे प्रूफ भी है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स के बेटे नहीं चल सके या बच्चे नहीं चल सके, क्योंकि ऑडियंस ने डिसाइड करना। बिल्कुल सही है। डैडी और प्रोडक्शन हाउस से चांस दे सकते हैं, बट अप्रूवल ऑडियंस की है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि पिछले दिनों जो है अर्जुन कपूर और करीना कपूर ने कहा था कि किसी को मेरी फिल्म देखनी है तो देखे, नहीं देखनी टू हेल्प विद नहीं देखे फिल्म। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि करीना कपूर को भी पता है कि वो ऑडियंस के लिए फिल्म बना रही है। और ये अगेन द सेम थिंग कि ये कोई प्राइवेट वीडियो नहीं है कि कोई आपका डाउनलोड करके देख रहा है। आपने पब्लिक डोमेन पर दी है, प्रॉपरली आपने टिकट प्राइस रखा है
और आपने सबके लिए बनाकर फिल्म पेश की है थिएटर्स में, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसको नहीं देख। हाँ, ये बात सही है, आपकी चॉइस है, आप बिजी हैं, आपके पास टिकट का पैसा नहीं है या आपके पास कुछ और मसरूफियत है, आप मत देखिए। बट ये एरोगेंस में नहीं कह सकते आप कि जिसको नहीं देखनी तो नहीं देखी। लाइक मैं आपको पुश नहीं कर सकता कि फैमिली फर्स्ट देखिए। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी फिल्म हमने बनाई है, मेहनत की है, आप प्लीज देखिएगा, टाइम निकाल कर देखिएगा, फिर आपके ऊपर है सर अगर आप टाइम ना निकाल। एरोगेंस। आप ये भी बता रहे हैं कि आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि उस फिल्म के बारे में क्या है, अब आप हमारी चॉइस है एज एन ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है जी। पार्थू, आप रेडी हैं? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके फेवरेट टॉप डायरेक्टर्स कौन से हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स? म्यूजिक डायरेक्टर्स रहमान साहब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। रहमान जी जी। अच्छा, सिर्फ वही पसंद है, कोई और उनके अलावा? नहीं, और भी मतलब दो और नाम बता दें। कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में खयाम साहब मुझे बहुत पसंद है, शंकर जयकिशन जी, इनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। रेट्रोज में जी। ये आजकल के गानों को कहा जाता है डिस्पोजेबल होते हैं, यानी आप सुनते हैं एक महीना दिन रात रेडियो पे और गाड़ी में और सीडी पे और सब पे, और उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं उस गाने के बारे में मुकम्मल। जी। आप कितना अग्री करते हैं इस बात से, और उसकी वजह क्या? आज की डेट में आज की बात करें तो इतना सारा म्यूजिक लोगों के सामने परोसा जा रहा है, इतना सारा कंटेंट आ रहा है कि लोगों के पास एक गाना लोग जब तक समझ पाते हैं तब तक दूसरा गाना आ जाता है, तब फिर उसको समझते हैं तब तक तीसरा आ जाता है। तो इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया है, मुझे लगता है कि वो सैचुरेशन की वजह से भी ये चीज़ हो रही है। अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि गाने खराब आ रहे, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि गाने खराब आ रहे हैं। गाने बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर एक गाना अच्छा आता है और उसके तुरंत बाद उसको ओवरलैप करता हुआ एक और अच्छा गाना आ जाता है। तो और इस तरह से होता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि शायद कुछ लोग इसको डिस्पोजेबल म्यूजिक कह रहे हैं या फास्ट म्यूजिक कह रहे हैं। उनके पास उसकी रीजन ये होती है कि जो पुराने जमाने में जो गाने होते थे वो हम पता नहीं लाखों दफा सुन चुके हैं सारे गाने। जी। और अभी भी कहीं आप जाओ और सुनो तो एकदम से आप पूरी अटेंशन के साथ सुनना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मैं इस बात तो शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो गई है मेरे ख्याल में नए गाने। शेल्फ लाइफ कम हो गई है क्योंकि थोड़ी सी रूहानियत में कमी मुझे लगता है शायद हो गई है। पहले के ज़माने में एक म्यूज़िक बनाने के लिए एक सिटिंग होती थी, महीनों का समय लिया जाता था, महीनों की मशक्क़त के बाद एक कुछ सामने आता था प्रोडक्ट। अभी इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएटर्स पे भी हो गया है, म्यूज़िक डायरेक्टर कहें या लिरिसिस्ट कहें या किसी पर भी, कि आपको एक डेडलाइन है कि इसमें आपको डिलीवर करना है। तो और इस डेडलाइन के बाद आपके पास 2 काम और पाइपलाइन है। तो मेरे ख्याल से कि वो जो जितना अटेंशन एक आर्ट को क्रिएट करने के लिए चाहिए है, जितना डूब के उसको करना पड़ेगा, टाइम मौजूद नहीं है। टाइम मौजूद नहीं है उतना, मुझे लगता है समय की वजह से ऐसा हो रहा है। राइट, ओके जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको चॉइस हो कि आपने हिंदी फिल्म का म्यूजिक देना है, साउथ की फिल्म का म्यूजिक देना है या किसी पंजाबी फिल्म का म्यूजिक देना है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? हिंदी एनी डे। एनी डे? कौन सी? हिंदी ही करूंगा मैं। आई लव हिंदी फिल्म। तो आपकी जो मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर हैं वो A.R. रहमान है। वो तो बेसिकली साउथ की फिल्मों में म्यूजिक की वजह से मशहूर हुए थे पहले। हाँ, बिल्कुल। और उनके कई साउथ के गानों का रीमेक बना है। हाल ही में मुझे कुछ साउथ इंडियन प्रोजेक्ट्स में भी काम करने का मौका मिला है, जो कि अभी पाइपलाइन है। अच्छा। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि साउथ इंडियन म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत आपको सिखा कर जाता है। शायद जितना मुझे हिंदी ने नहीं सिखाया, मुझे तेलुगु ने सिखाया है। तो ये बात ज़रूर है कि कुछ नया करने से कुछ नया टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बट मेरा हिंदी से लगाव बचपन से रहा है, तो एक बार मैं इसका टेस्ट लेने के बाद आई विल गो एंड वेंचर अदर प्लेसेस। फिर हर तरह का म्यूजिक मैं करना चाहूँगा। आप खुद जो है बंगाली हैं, तो आपका कोई इरादा है कि बंगाली में आप अपना एल्बम कट करें, कोई ऐसी चीज़ म्यूजिक अपना ड्रॉप करें? बिल्कुल है। बांग्ला बीइंग माय मदर टंग, मुझे बिल्कुल ये मेरा इरादा है कि मैं बांग्ला में म्यूज़िक लोगों के सामने रखूं, क्योंकि बहुत स्वीट लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और बचपन से ही करते आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते बोलते आ रहे हैं। तो हाँ,
ज़रूर। आपका कोई फेवरेट बंगला सॉन्ग है जो आप जल्दी से एक आध लाइन उसकी सुना सकें? हाँ, एक रविंद्र संगीत है मुझे बहुत पसंद है, वो सुनाता हूँ। আমারও পরানো যাহা চাই তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই তোমার ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহু নাই, কিছু নাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই। जबरदस्त, क्या बात है। एक आखिरी सवाल है आपसे, और वो आखिरी सवाल ये है कि अगर आपको कहा जाए कि आपने कोई अपनी पसंद का एक जॉनरा सिलेक्ट करना है म्यूजिक के अंदर, तो उसमें आप किस तरह का पसंद करेंगे? सॉफ्ट या थोड़ा सा जो आजकल के मॉडर्न म्यूजिक होता है, या थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक टाइप का होता है? क्या आपका फेवरेट जो है वो जॉनरा होगा उसमें? आई लाइक सॉफ्ट काइंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें मुझे स्कोप होता है, मतलब जहाँ पे मिनिमलिज्म पे काम हो। एक्चुअली मैं मिनिमलिस्टिक हूँ, आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ मिनिमलिस्टिक आर्टिस्ट, जहाँ पर कम चीज़ों में आप अपनी ज़्यादा बातें कह सकें। तो मुझे लगता है कि ये जो सॉफ्ट वाला मसला है, ये जो सॉफ्ट वाला मुद्दा है, जो सॉफ्ट वाला एक जॉनरा है, वो मुझे इसलिए अपीलिंग लगता है क्योंकि मैं कम इंस्ट्रूमेंटेशंस के साथ, कम म्यूजिक के साथ अपनी बात ज़्यादा अच्छे से कह सकता हूँ। उसमें मेलोडीज पे काम, मेलोडी प्रधान, मतलब मेलोडी बेस्ड चीज़ें जो हैं वो मुझे अपीलिंग लगती है। नाइस। चलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का रैपिड फायर में भी हमारे साथ शामिल होने का, और बड़े मजे के जवाब दिए आपने बगैर डिप्लोमेसी के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपसे गपशप रही है। जाते जाते अपने जो ऑडियंस हैं या जिनको आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म को देखें और आप लोगों के काम को और देखें, तो उनको आप बारी बारी एक मैसेज देना चाहें क्विकली, तो मजा आ जाएगा। जी इमरान। हमारी फिल्म देखें, आपको एंटरटेनिंग है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, कॉमेडी है, गुड म्यूजिक है, अच्छी एक्टिंग है, और थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट है, कहानी नई है, और इमोशंस वही पुराने हैं, खूबसूरती है। तो डेफिनेटली आप उसको देखें। आप सिर्फ ये प्रमोशन नहीं है, आई एम स्ट्रांगली सजेस्टिंग यू कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में अपने घर की कहानी देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ इसको देखें। श्योर जी। बात तो मैं ये ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि मूवी को ज़रूर देखें। फैमिली फर्स्ट एक बहुत दिल से बनाई हुई एक मूवी है, बहुत प्यार से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसमें बहुत अच्छी आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी, म्यूज़िक भी कोशिश की गई है कि म्यूज़िक भी अच्छा रहे, और इसकी जो कहानी है आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप जब मूवी देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो आपने महसूस की है, जो आपने फील की है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। क्या बात है, और हम सब ज़रूर देखेंगे इस फिल्म को। और जो आपने जो है, ये मूवी फर्स्ट है, जो इसका नाम है फैमिली फर्स्ट, तो आपने सबसे पहले ये देखनी है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आउटसाइड ऑफ इंडिया किस तरह देखी जा सकती है। जो प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र कर रहे हैं आप लोग, क्या यहाँ पर भी अवेलेबल है बाहर इंडिया से? आई थिंक कुछ कंट्रीज में नहीं है। अच्छा। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो कनाडा अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए नहीं है। या तो मेरे ख्याल से, बट जहाँ तक आपका शो, आपकी रीच है, आई एम श्योर पीपल विल रीच आउट टू आवर फिल्म्स, और कोशिश करेंगे जितना वो देख सकते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है, हम वेट करेंगे कि वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो जाए तो हमारे पास भी आ जाएगी, हम भी देखेंगे। अदरवाइज जो है इंडिया में जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो जरूर इस फिल्म को देखें और ट्राई करें, और नए टैलेंट को सबसे बढ़कर प्रमोट करें और एनकरेज करें। हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं, यंग लोग हैं, पार्थो हैं और इमरान हैं। तो सब लोग इसी तरह हमारा शो देखते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।